नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर एपी सिंह। आज एक ऐसी शादी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, पढ़ाऊंगा बनारस से। उसकी आवाज बैंकॉक तक जाएगी। आप कहेंगे गुरुजी बैंकॉक तक क्यों जाएगी? अरे भैया, बैंकॉक में भी प्लेजर मैरिज का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। दुनिया के सारे इस्लामिक देश इसको बंद करते जा रहे हैं, लेकिन बैंकॉक वाले कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मुटा मैरिज की। कहां पर कर रहा हूं? मुस्लिम लॉ के फ्री वाईटी सीरीज में कर रहा हूं बेटा। खुशी है इस बात की तुम लोग खूब नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल नोट्स डाउनलोड करो। तो बेटा मुटा मैरिज पढ़ेंगे। मुटा मैरिज के साथ ही आपको एक ऐसा विषय भी पढ़ाऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन जो है, जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मुलेशन है, वो सिलेबस तैयार हो जाए। बेसिकली जब हम मुटा मैरिज की बात करते हैं तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है जहां पर हम किसी शादी को बेटा वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर कहते हैं। मुस्लिम मैरिज में मैरिज में पढ़ा चुका। अब हमें क्या पढ़ना है कि भैया वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर मुस्लिम मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सुन्नी को पढ़ लेते हैं, शिया को पढ़ लेते हैं, और जो अपना आज का संकल्प है मुटा मैरिज, उसे भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सिग्नेचर स्टाइल में बड़े आसान शब्दों में आपको इस विषय को पढ़ाता हूं। मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द सुन्नी लॉ। भाई सुन्नी लोग क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ मैरिज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो सुन्नियों के अनुसार बेटा जो शादी है वो 3 कैटेगरीज की होती हैं। पहली शादी है वैलिड, जिसे कहते हैं शाहिद, दूसरी है वॉइड, जिसे कहते हैं बाटिल, तीसरी है इर्रेगुलर, जिसे कहते हैं फासिद। फासिद में आप कह सकते हैं फंसना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 शादी हैं बेटा, वैलिड, वॉइड, इर्रेगुलर। इन तीनों शादियों को पढ़ लेते हैं। जब मैं सुन्नी के साथ शिया की बात करता हूं, शिया लॉ की बात करता हूं, तो मैंने लिखा हाउएवर द शिया लॉ does not recognize irregular marriage and marriage according to it may be classified as valid, void and temporary, जिसमें मुटा मैरिज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो सुन्नी में तीसरी कैटेगरी है इररेगुलर बेटा, वो शिया में बदल जा रही है, उससे ये टेम्पोररी। मुटा कह रहे हैं वैलिड और वॉइड सेम है। तो एक शादी वैलिड हो सकती है, वॉइड हो सकती है, इररेगुलर हो सकती है। शिया है तो वो क्या हो सकती है? मुटा मैरिज हो सकती है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। वैलिड शादी क्या होती है? अंडर ऑल द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, हम लोगों ने स्कूल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अंडर ऑल द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ ए वैलिड मैरिज इज दैट which has been contracted in accordance with the essential condition prescribed under the law, a marriage is valid। तो भैया जैसे हम हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 पढ़ते हैं, सेक्शन 5 में कहते हैं ये शर्तें पूरी हो जाएंगी तो हम उस शादी को वैलिड कहेंगे। उसी तरीके से मुस्लिम निकाह के लिए भी, मैरिज के लिए भी कुछ शर्तें हैं। जब वो शर्तें एक साथ पूरी हो जाएंगी तो हम उस शादी को बेटा वैध निकाह कहेंगे, वैलिड मैरिज कहेंगे। क्या क्या है वो शर्तें? हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज और ऑफ देयर गार्डियन इज फ्री, फोर्स, फ्रॉड, कोर्सन वगैरह का एलिमेंट नहीं है। थर्ड, द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि निकाह है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, हैज बीन मेड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड देयर इज नो प्रोहिबिशन फॉर मैरिज बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो ये 4 एसेंशियल ऐसे हैं जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर ये चारों एसेंशियल मौजूद हैं बेटा किसी भी निकाह में, तो उस निकाह को हम वैलिड निकाह कहते हैं। तो अगर वैलिड शादी हो रही है, वैध निकाह हो रहा है, तो उसके कुछ लीगल इफेक्ट भी तो आएंगे। तो उस लीगल इफेक्ट को भी पढ़ लेते हैं। आपको बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंटर वाइज अपने एग्जामिनेशन में लिखना होगा, लीगल इफेक्ट ऑफ अ वैलिड मैरिज। So the following can be enumerated as legal effect of valid marriage. Point number 1, the cohabitation. The cohabitation between husband and wife becomes lawful. Cohabitation मतलब क्या होता है? शेयरिंग हाउसहोल्ड। कोहेबिटेशन मतलब क्या होता है? जब पति और पत्नी एक दूसरे की कंपेनियनशिप को शेयर करते हैं। कोहेबिटेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आता है, म्यूचुअल बॉन्डिंग भी आती है। तो यह जो एक औरत और एक मेल पार्ट जो है, मेल और फीमेल, उसके बीच का जो कोहेबिटेशन है वो बेटा लॉफुल बन जाता है। कोहेबिटेशन में केवल हम इंटरकोर्स को नहीं मानेंगे, इन सारे पर्सपेक्टिव के साथ कोहेबिटेशन पूरा होता है, हिंदू लॉ में भी, मुस्लिम लॉ में भी। पॉइंट नंबर 2, the children born out of valid marriage they are legitimate and can inherit their parents property। अब आपको समझना होगा, अगर वैलिड शादी है तो जिन बच्चों का जन्म हो रहा है बच्चे भैया,
वो बच्चे लेजिटिमेट माने जाएंगे और उनके पास जो इनहेरिटेंस का राइट है वो पक्के तौर पर उनको मिलेगा। इनहेरिटेंस का जो राइट है, जैसे बेटा हम डॉक्ट्रिन ऑफ फरैद की बात करते हैं जहां पर हम फिक्स्ड शेयर की बात करते हैं, प्रायोरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, प्राइमरी ईयर्स में हम पत्नी को लेते हैं, पेरेंट्स को लेते हैं, चिल्ड्रन को लेते हैं। तो ये नियम कब आएंगे? ये नियम तब आएंगे जब शादी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर स्टैब्लिश। तो म्यूचुअल राइट पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, ये कब होगा? जब शादी लीगल होगी। चौथा, द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रीमैरी आफ्टर हर हस्बैंड डेथ और आफ्टर डिवोर्स विदाउट ऑब्जर्विंग द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत में अच्छे से पढ़ाऊंगा भी। इद्दत बेटा क्या होता है? शोक का पीरियड होता है। इद्दत एक शोक से जुड़ा है। दूसरा जो प्रेगनेंसी है उसे डिटरमिन करने के लिए भी कहा जाता है कि पत्नी को इद्दत का पीरियड फॉलो करना चाहिए। यदि डिवोर्स है पति पत्नी के बीच तो इद्दत का पीरियड बेटा क्या होता है? 3 लूनर मंथ्स। और अगर डेथ हो गई है पति की तो इद्दत का पीरियड माना जाता है 4 महीना और 10 दिन। तो ये जो 3 लूनर मंथ है, 4 मंथ एंड 10 डेज है, ये मतलब इंप्लीकेशन है ना, इफेक्ट है ना। ये कब होगा? ये लीगल इफेक्ट ऑफ वैलिड मैरिज के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो नहीं कर सकती पत्नी शादी, रीमैरी नहीं कर सकती है जब तक बेटा इद्दत को फॉलो ना कर ले। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है और क्या है लीगल इफेक्ट ऑफ वैलिड मैरिज? द प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मैरिज ड्यू टू रूल्स ऑफ एफिनिटी कम्स इनटू ऑपरेशन। तो भैया ये जो प्रोहिबिशन है एफिनिटी से जुड़ा हुआ बेटा, लीगल इफेक्ट ऑफ वैलिड मैरिज के साथ ये भी पढ़ा जाएगा। एफिनिटी मतलब क्या होता है बेटा? कि पत्नी की मां से शादी नहीं कर सकते, पत्नी की ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकते, पत्नी की पुत्री से शादी नहीं कर सकते, ग्रैंड डॉटर से शादी नहीं कर सकते। ये एफिनिटी है ना, एफिनिटी के नियम है। मैं आगे चल के इसे पढ़ाऊंगा भी। तो ये नियम कब एराइज होंगे? ये नियम बेटा तब एराइज होंगे जब शादी जो है वो वैलिड शादी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ठीक है, women does not change her status on marriage, she remains subject to her own premarital school of Muslim law। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो पत्नी है वो किसी और स्कूल से गवर्न होती आई हो, मायके में शादी हुई हो तो वो लोग किसी और स्कूल को मानते हो। तो वैलिड मैरिज का एक यह भी लीगल इफेक्ट है बेटा कि जो पत्नी है उसका स्कूल नहीं बदलेगा। उदाहरण के लिए एक सैफई स्कूल की महिला है, मायके में सैफई स्कूल से वो लोग गवर्न होते हैं, उसकी शादी बेटा हनाफी से हुई तो वो हनाफी स्कूल को नहीं मानने वाली, वो गवर्न होगी सैफई स्कूल से। हाँ, वो खुद बदलना चाहे अपने स्कूल को या कोई लीगल जस्टिफिकेशन हो तो ये भी एक लीगल इफेक्ट है वैलिड मैरिज का। ये बड़ा बढ़िया है कि जो पत्नी का स्कूल है मायके वाला वही चलता रहेगा उसके मैटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The wife's right to claim dower and maintenance is fully established after the completion of the marriage। डावर बेटा सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है, पति से पत्नी को दिया जाता है, पत्नी का एब्सोल्यूट राइट है, लीगल हेयर तक को देना होगा, पति की प्रॉपर्टी रिटेन कर सकती है, बहुत सारी चीजें मैं आपको डावर में पढ़ाऊंगा। ये डावर का राइट आएगा कब? जब शादी जो है बेटा वो वैलिड शादी है। पॉइंट नंबर 8, द हस्बैंड acquires the marital right to guide and control his wife's movement in a reasonable manner। ठीक है, मतलब पति कहता है भैया मेरी बात मान लो, पत्नी कहेगी क्यों माने, मेरी तुम्हारी शादी वैलिड नहीं है, पति कहेगा अरे वैलिड है। अगर शादी वैध है तो पति कहेगा भैया ऐसे करो ऐसे ना करो। अब अपना फेमिनिज्म नहीं जिंदा करना है जो कॉन्सेप्ट वो आपको पढ़ा रहे। पॉइंट नंबर 9, the wife is under obligation to allow her husband to cohabit with her if there is no reasonable excuse for the same। तो कोहेबिटेशन को मना क्यों करेगी? कोहेबिटेशन अलाउ कर देगी। तो भैया कोहेबिटेशन कब होगा? जब शादी वैलिड है। आप कहेंगे ये तो हमको पता है। अरे पता तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जामिनेशन में सुंदरता के साथ एक स्ट्रक्चर के साथ उसे लिखना होता है। मेरे साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, मैं आंसर राइटिंग का आपको तरीका भी बता रहा हूं। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 10, मैरिज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कम इनटू फोर्स इमीडिएटली। तो ये जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बेटा कब से एग्जीक्यूट माना जाएगा? भैया शादी हुई, वैलिड है, मान लिया गया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन शुरू हो गए, ठीक है। अब चलते हैं बाटिल की तरफ, जिसे हम कहते हैं वॉइड मैरिज। वैलिड पढ़ लिया, क्या होता है पढ़ लिया, उसके लीगल इफेक्ट क्या है पढ़ लिया। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे वॉइड मैरिज क्या होती है, किसमें? मुस्लिम पर्सनल लॉ में। सो वॉइड मैरिज is no marriage at all, is it exists neither in fact nor in law, it is an illegal union। तो भैया void marriage मतलब शून्यता, शून्य है, विधि के नजर में ऐसे यूनियन को इलीगल कहा जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। सो द फॉलोइंग मैरिजेस आर वॉइड अंडर मुस्लिम लॉ। तो हमने पढ़ा वैलिड कब होगी, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब कोई भी निकाह वॉइड कब माना जाएगा उसे भी आपको समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, marriage in violation of the absolute prohibition, that is marriage in which the parties are within prohibited relationship on ground of consanguinity, affinity और fosterage। तो भैया ये जो consanguinity है, affinity है, fosterage है, इसे आपको समझना होगा, ये तीनों एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन से जुड़ा है। तो यदि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लागू हो रहा है किसी शादी में, कोई शादी बेटा इन संबंधों में हुई, तो वह शादी शून्य मानी जाती है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कंसेंजुनिटी मतलब क्या होता है। बेसिकली बेटा ये जो कंसेंजुनिटी है ये ब्लड रिलेशन से जुड़ी होती है, जो खून का संबंध होता है, जैसे माता के साथ, पुत्री के साथ, बहन के साथ, क्या है? खून का संबंध है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, नहीं हो सकती है शादी। एफिनिटी मतलब क्या है? वो संबंध बेटा जो शादी से है ना। मैंने पिछले वाले एग्जांपल में आपको बताया ना कि पत्नी की मां, पत्नी की दादी, पत्नी की पुत्री, मतलब पत्नी की पुत्री पति की भी होगी लेकिन पत्नी से भी तो जुड़ी है। तो वो संबंध जो शादी से निकल के आ रहे हैं, पत्नी से जुड़े हैं या पति से जुड़े हैं, उसे एफिनिटी का एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन माना जाएगा, उसमें भी शादी नहीं हो सकती है। एफिनिटी में स्टेप मदर भी आता है, एक बार पूछा भी गया है। तो एफिनिटी का जो संबंध है उसमें स्टेप मदर भी अप्रिशिएट किया जाएगा। और तीसरा क्या है बेटा? तीसरा संबंध है फॉस्टर, जिसे कहा जाता है दूध का संबंध, मिल्क, मतलब जिस महिला ने मतलब फॉस्टर रिलेशन बनाया है, ठीक है, जिसका दूध पीकर कोई व्यक्ति बड़ा हुआ है, तो आप उसमें मदर को मान सकते हैं, आंटी को मान सकते हैं, सिस्टर को मान सकते हैं, उनके साथ शादी नहीं हो सकती। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है मुस्लिम लॉ के लिए कि मुस्लिम लॉ में प्रोहिबिशन केवल फॉस्टरेज देखा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाहे ब्लड का एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन हो, चाहे मैरिज का एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन हो, इन तीनों क्लासिफिकेशन में अगर शादी होती है बेटा तो वो शादी वॉइड है। वॉइड मतलब शादी हुई नहीं है, ठीक है। मैरिज विद एनी लॉफुली मैरिड वीमेन, आप समझिए, अगर किसी महिला की शादी हुई और उसके साथ शादी हो रही है, मतलब एक पुरुष तो 4 शादी कर सकता है, महिला नहीं कर सकती है। तो यदि किसी महिला का निकाह हुआ है, डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, पति की डेथ नहीं हुई है, तो उसके साथ अगर शादी हो रही है तो वो वॉइड मानी जाएगी। अंडर शिया लॉ इन एडिशन टू द अबव ग्राउंड्स फॉलोइंग मैरिजेस आर आल्सो वैलिड। तो भैया ये सारे ग्राउंड तो कॉमन है, शिया में 1-2 आपको ग्राउंड और मिल जाएंगे। वो क्या है? मैरिज अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ द अनलॉफुल कंजंक्शन। तो ये जो यूसी का नियम है, अनलॉफुल कंजंक्शन का नियम है, ये बेटा कहां रिकॉग्निशन मिलती है? जिसे इसे शिया में रिकॉग्निशन मिलती है। अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब होता है कि 2 महिलाएं बड़ी क्लोज रिलेशन में जुड़ी हैं और एक साथ दोनों से शादी करना, 2 बहनों से एक साथ शादी कर लेना, पत्नी और उसकी भतीजी से एक साथ शादी कर लेना जो निज है, पत्नी और उसकी आंटी से एक साथ शादी कर लेना, नहीं 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 चल सकता। अगर अनलॉफुल कंजंक्शन वाली मैरिज है तो वो भी वॉइड मानी जाएगी। मैरिज विद द 5th वाइफ, शिया इस मामले में प्रोग्रेसिव हैं कि अगर 5वीं पत्नी है तो उस शादी को भी ये वॉइड मानते हैं। तो ठीक है, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, मैरिज विद एनी नॉन मुस्लिम, मैरिज विद वीमेन अंडरगोइंग इद्दत।
तो भैया यदि पिलग्रिमेज में शादी हो जाती है, नॉन मुस्लिम से हो जाती है, यदि कोई महिला बेटा 3 लूनर मंथ या 4 महीना 10 दिन का इद्दत पीरियड फॉलो कर रही है, अगर शादी की जाती है तो वो शादी भी वॉइड मानी जाएगी। आपको ये 5 फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इन 5 सर्कमस्टेंसेस में जो शादी हो रही है वह शादी वॉइड शादी मानी जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने लीगल इफेक्ट ऑफ वैलिड मैरिज पढ़ा था, अब हम लोग बेटा लीगल इफेक्ट ऑफ वॉइड मैरिज पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये शादी वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से शून्य है, इसलिए बेटा ये शादी इलीगल है और इस शादी से कोई भी कंज्यूगल राइट्स बेटा उत्पन्न नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन पति या पत्नी पर नहीं है। ठीक है, इस शादी से संबंधित। अगर किसी तरीके का कोहेबिटेशन होता है तो उसे अनलॉफुल माना जाता है, पॉइंट नंबर 1। जो बच्चे जन्म लेते हैं वॉइड मैरिज से उन्हें इलेजिटिमेट माना जाता है, पॉइंट नंबर 2। नो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज क्रिएटेड, पॉइंट नंबर 3। एंड द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू द डावर, पॉइंट नंबर 4। आप बताइए कितनी खतरनाक शादी है। हिंदू मैरिज एक्ट में कहा जाता है शादी भले वॉइड हो जाए लेकिन जो बच्चे हैं वो उनको इनहेरिटेंस से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां कहा जा रहा है अगर शादी वॉइड है तो वो बच्चे लेजिटिमेट माने जाएंगे, इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, डावर नहीं मिलेगा, कोई कंज्यूगल राइट नहीं मिलेगा, एसोसिएशन अनलॉफुल हो जाएगा। और भाई बड़ी खतरनाक शादी है। तो ये क्या है? ये लीगल इफेक्ट ऑफ द वॉइड मैरिज है। ठीक है, इर्रेगुलर, क्योंकि बेटा सुन्नी में इर्रेगुलर था, शिया में मुटा आ जाएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इर्रेगुलर पढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं, जो अरेबिक टर्म है, फासिद। दे आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली अंडर द सुन्नी लॉ। इर्रेगुलर मैरिजेस दे आर टेकन टू बी इनकम्प्लीट मैरिज। शादी तो है यार लेकिन इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसे कंप्लीट किया जा सकता है, क्यों? इनकम्प्लीट है, कर लेंगे यार कंप्लीट। सो इफ there is any illegality or irregularity in a marriage which can be removed, the marriage is irregular and it becomes perfectly valid once that illegality or irregularity is removed. कहने का मतलब यार कोई लीगैलिटी है, इरेगुलरिटी है, बाई एक्ट ऑफ द पार्टीज से दूर किया जा सकता है तो कर लो ना, शादी तो हो ही गई है। तो ऐसी शादी वैलिड बनाई जा सकती है, वॉइड शादी वैलिड नहीं बनाई जा सकती है, ऐसी शादी बेटा वैलिड बनाई जा सकती है। सच मैरिजेस मे बी टर्मिनेटेड बाय द पार्टीज एट एनी टाइम। अगर हो गई शादी और हस्बैंड या वाइफ उसे खत्म करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं किसी भी समय। तो कुछ ऐसी शादियां हैं जिन्हें इर्रेगुलर माना जाता है, सुन्नी में भी शिया में भी। उन्हें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद करने की जिम्मेदारी आपकी। पॉइंट नंबर 1, मैरिज इन वॉल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यदि कोई शादी अनलॉफुल कंजंक्शन में होती है तो उसे कहा जा रहा है नहीं, इर्रेगुलर है। ठीक है, मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, मैरिज, अब ये सुन्नी का नियम है, शिया का नहीं है, याद रखना। अनलॉफुल कंजंक्शन उधर बेटा एब्सोल्यूट था शिया में, ये सुन्नी के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यदि अनलॉफुल कंजंक्शन है, यदि 5वीं पत्नी से सुन्नी में शादी हो गई, ठीक है। मैरिज विदाउट 2 कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है। मैरिज विद अ वीमेन हु इज नेदर मुस्लिम नॉर किताबिया, और ऐसी शादी हो गई है मुस्लिम नहीं है, किताबिया नहीं है। किताबिया मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा जाता है कि जो व्यक्ति जूइश है, क्रिश्चियन है, उससे शादी की जा सकती है। कहा जाता है ये एक होली बुक को फॉलो करते हैं, किताब को फॉलो करते हैं, जैसे मुस्लिम बंधु करते हैं, उसके सिवाय ये कहीं और शादी नहीं कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि भैया जो मुसलमान नहीं है, जो किताबिया नहीं है, उसके साथ अगर शादी हो जाए तो वो भी इर्रेगुलर है। मैरिज विद ए वीमेन अंडर गोइंग इद्दत, तो जो इद्दत का पीरियड है, सुन्नी में कहा जा रहा है अगर उस इद्दत के पीरियड में शादी हो गई, इर्रेगुलर है। शिया वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, ना 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 ना, इद्दत में नहीं हो सकता। सुन्नी वाले कह रहे हैं नहीं यार ठीक है, हम इसे इर्रेगुलर मान रहे हैं। तो इर्रेगुलर मैरिज से जुड़ी ये 5 कंडीशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीगल इफेक्ट क्या है? अगर इर्रेगुलर मैरिज है भैया तो उसका कुछ लीगल इफेक्ट भी होगा, उसे भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सो नो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज क्रिएटेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पॉइंट नंबर 1। अगर इर्रेगुलर मैरिज है, सुन्नी में है, तो भैया कोई म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होगा।
wife is not entitled to dower if marriage is not consummated, otherwise she can get only specified or prompt dower whichever is less. तो अगर irregular marriage है तो ये जो symbol of respect है, डावर है, absolute right है, ये नहीं मिलने वाला पत्नी को। हाँ, अगर कंज्यूमेशन हो गया है, इंटरकोर्स वगैरह हो गया है, साथ रहना शुरू कर दिए हैं, तो उसे बेटा स्पेसिफाइड या प्रॉम्प्ट डावर जो भी कम है वो मिल जाएगा। आप कहेंगे स्पेसिफाइड डावर क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है? स्पेसिफाइड मतलब जो है, पता है कितना मिलना है, पैसा, प्रॉपर्टी। प्रॉम्प्ट मतलब जब मांगा जाएगा, और इस पर इन डिटेल चर्चा होगी डावर वाले लेक्चर में। अगला लेक्चर ही पॉसिबली शायद डावर पे है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, और क्या लीगल इफेक्ट होगा? वाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इफ द मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड। तो अगर बेटा शादी कंज्यूमेट नहीं हुई है तो वो जो इद्दत वाला मैं पीरियड बता रहा था, पत्नी को वो फॉलो करने की, ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा चौथे नंबर का पॉइंट, जिसे हम कहते हैं मोटा मैरिज, जो मेरी सबसे पहली स्लाइड थी। बेटा मोटा मैरिज क्या होता है? अरेबिक टर्म में से कहा जाता है निकाह अल मुटा। मोटा मैरिज क्या है? एक टेम्पोररी मैरिज है बेटा, और इसे केवल शिया ज्यूरिस्प्रूडेंस में, वो भी इन पर्टिकुलर जो जफारी हैं, केवल उसे वो फॉलो करते हैं और इसे कोई नहीं फॉलो करता। ये जो शब्द है ना मुटा, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेजर, इसका मतलब होता है इंजॉयमेंट। और ये ना एक टेम्पोररी मैरिज है, कुछ घंटे के लिए भी हो सकती है, कुछ सालों के लिए भी हो सकती है। पूरी दुनिया से नेस्त नाबूद हो चुकी है क्या? मोटा मैरिज। ईरान में अभी भी कुछ हैं ऐसे एक्टिविस्ट जो मोटा मैरिज करते हैं, और तो बेटा बहुत सारे इस्लामिक देश ऐसे हैं, भारत की तो बात ही खैर छोड़ दो, इस्लामिक देशों में भी बेटा ये जो मोटा मैरिज है ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो मैंने कहा बैंकॉक में करते हैं प्लेजर मैरिज, वो बेसिकली मोटा नहीं है, लेकिन वहां पर चल रहा है प्लेजर मैरिज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने लगभग 4-5 महीने पहले उस टॉपिक को इधर ही कवर किया था। तो चलिए भैया मोटा मैरिज पढ़ते हैं। अब मोटा मैरिज इज अ मैरिज फॉर प्लेजर which may be defined as a temporary union of the male or female for specified duration. मेल मेल नहीं है, फीमेल फीमेल नहीं है, मेल एंड फीमेल फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड, टेम्पोररी व्यवस्था है, ठीक है, टेम्पोररी व्यवस्था है। दिस प्रैक्टिस वॉज प्रिविलेंट इन द अर्लियर डेज ऑफ इस्लाम when the Arabs had to go for wars for long periods and used to satisfy their sexual desire through the prostitutes. तो आप कहेंगे सर ये तो अलाउ किया ही नहीं जा सकता, सोशल जस्टिस वेलफेयर स्टेट में इस तरीके की व्यवस्था, हाँ नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो बैन है। तो शुरुआती दौर में बेटा युद्ध वगैरह बहुत होते, तो कहा भैया सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करना है, तो कहा मोटा मैरिज कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि जिस पत्नी के, अरे जिस महिला के साथ इस तरीके का संबंध है उसके पास भी थोड़े बहुत राइट होने चाहिए, उसके पास भी सेफ गार्ड होना चाहिए, तो कहा मोटा मैरिज कर लो, ठीक है, टेम्पोररी पीरियड के लिए। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रोस्टिट्यूशन and conferred legitimacy upon children of such union, prophet allowed such marriage but later abolished it. तो मैंने आपसे कहा कि भैया एक सेफगार्ड है, बच्चों का भविष्य था, तो शुरू में प्रॉफिट साहब ने इसे अलाउ किया, फिर बाद में खुद ही बेटा इसे अबॉलिश भी कर दिया। Since then मोटा मैरिज has not been in practice in any school except इतना अशारिया शिया, however it is not common in India, है ही नहीं, अबॉलिश है। तो भैया बस ये इतना अशारी वाले हैं जो फॉलो करते हैं, वही मोटा मैरिज को मानते हैं। मैंने कहा ईरान में आपको 2-4 उदाहरण मिल जाएंगे। लीगल इफेक्ट्स ऑफ द मोटा मैरिज, तो भैया क्या है मोटा मैरिज का लीगल इफेक्ट, उसे भी पढ़ लेते हैं। यदि पति और पत्नी है, मोटा मैरिज के अंतर्गत है, उनका जो संबंध है कोहेबिटेशन है, कॉन्जुगल यूनियन है, तो सबसे पहले द कोहेबिटेशन बिटवीन द पार्टीज इज लॉफुल। तो वो जो कोहेबिटेशन है, साथ रहना वगैरह है, इंटरकोर्स है बेटा, उसे वैधानिक माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा, अनलॉफुल इलीगल नहीं माना जाएगा, इमोरल नहीं माना जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द चिल्ड्रंस आर लेजिटिमेट एंड हैव राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द पेरेंट। तो यदि बेटा मोटा मैरिज से बच्चों का जन्म होता है तो मम्मी की प्रॉपर्टी में भी इनहेरिटेंस लेंगे, अब्बू की प्रॉपर्टी में, अम्मी और अब्बू है ना, दोनों की प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा? इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिल सकता था। पॉइंट नंबर 3, द मोटा हस्बैंड एंड वाइफ हैव नो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इनका बेटा एक दूसरे से जो परस्पर राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो मोटा मैरिज में नहीं आएगा, ठीक है।
द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट द फुल डावर, ये जो डावर वाली व्यवस्था है, मेहर जिसे बोलते हैं, तो पत्नी को बेटा पूरा मेहर मिलेगा, पूरा डावर मिलेगा। इवन इफ द हस्बैंड डज नॉट कोहेबिट फॉर फुल टर्म, मान लेते हैं 6 महीना के लिए मुटा मैरिज हुई, 3 ही महीना में हस्बैंड ने कहा कि नहीं ठीक है अब खत्म करते हैं, तो पत्नी कहा कि अरे हमारा पैसा डावर वगैरह मेहर का, लो भैया तुम्हें तो पूरा देना पड़ेगा। तो लिखा है ना, वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट द फुल डावर, पूरा देना पड़ेगा, भले शादी जितने टर्म के लिए सोची गई थी, प्लान की गई थी, वो नहीं चली। लेकिन अगर इफ द वाइफ लीव्स द हस्बैंड, हस्बैंड कैन प्रोपोर्शनली डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डावर। मान लिया गया भैया 1,20,000 रुपया दिया जाएगा, हम तुम 6 महीना एक साथ रहेंगे, पत्नी ने 3 महीने में कहा नहीं रहती तेरे साथ, तो पति क्या करेगा, 1,20,000 को 6 से डिवाइड करेगा, 3 महीना रहा 60,000 दे देगा, 60,000 फॉरफिट कर लेगा। आप कहेंगे अरे गजब, वाईफाई का कनेक्शन हुआ है। ऐसा ही होता था, जितने दिन साथ में रहे उतने दिन का पैसा जो डावर के रूप में, मेयर के रूप में है, भैया ले लो। लेकिन ये तब जब पत्नी विड्रॉ कर रही है, पति विड्रॉ कर रहा है, पहले खत्म कर रहा है, तब तो भैया फुल डावर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, A मुटा वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो 144 हो गया, भारत में है ही नहीं मुटा मैरिज। खैर एनीवे, लीगल इफेक्ट में इसे लिखा जा सकता है, नो डिवोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड इन मुटा मैरिज, है ना, डिवोर्स वाली व्यवस्था नहीं है, हम तुम लेंगे क्या, तलाक लेंगे, हसन लेंगे, खुला लेंगे, मुबारक लेंगे, लियन लेंगे, जहर, ना 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 ना, कोई डिवोर्स नहीं है। क्यों नहीं है भैया? इसलिए नहीं है कि ये जो मुटा मैरिज है ये डिसॉल्व हो जाती है, 2-3 कंडीशन है बेटा। अगर बेटा पति या पत्नी किसी की मृत्यु हो जाए, पॉइंट नंबर 1 ए बी, on the expiry of specified period unless the spouse continue to cohabit thereafter, in which case it will be regarded as lifelong muta। ये भैया समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया तो अलग होना पड़ेगा, डिवोर्स की जरूरत ही नहीं है। अगर समय खत्म हो गया, पति पत्नी कहते हैं अरे नहीं हम लोग हमेशा साथ रहेंगे या इसके बाद भी रहेंगे, फिर तो वो लाइफ लॉन्ग मुटा हो जाएगी। शोहरत सिंह वर्सेस सफरी बीवी में बेटा ये वर्डिक्ट आया, सी, the husband leaves the wife before expiry of the term by making a gift हिबाए मुद्दत in her favor। हस्बैंड ने छोड़ दिया, जो गिफ्ट वगैरह था, जो मेयर वगैरह था, दे दिया, खत्म हो गए, डिसॉल्व हो गई यूनियन, ठीक है। Where consummation has not taken place, भैया नहीं हुआ कंज्यूमेशन, वाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत, इद्दत फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ मुटा मैरिज में, मतलब मुटा मैरिज में भी इद्दत को फॉलो करना है। इफ कंज्यूमेटेड देन शी इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन इद्दत ऑफ 2 मंथली कोर्स, केवल 2 महीने का बेटा करना होगा। और यदि मुटा मैरिज है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो फिर 4 महीना 10 दिन जो सामान्यता करना पड़ता है। यदि मुटा मैरिज से वो पत्नी बेटा प्रेग्नेंट है, तो भैया ये इद्दत क्या हो जाएगा, जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। तो पहला है 2 महीना, दूसरा है 4 महीना 10 दिन, और तीसरा है जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती। मतलब यदि मुटा मैरिज है तो भी बेटा इद्दत को फॉलो करना पड़ेगा। तो मुटा मैरिज जो है बेटा, निकाहे उल मुटा, उसमें भी इद्दत को फॉलो करना जरूरी है। ये सारे लीगल इफेक्ट हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मुटा मैरिज पढ़ा दिया आपको, वैलिड मैरिज बता दी, वॉइड बता दी, इररेगुलर बता दी सुन्नी में, वैलिड बता दी, वॉइड बता दी, मुटा बता दी शिया में, क्योंकि मुटा मैरिज केवल शिया में उसे मान्यता मिलती है। आज का टॉपिक खत्म हो गया। आसान शब्दों में उदाहरण के साथ मैंने आपको बेटा मुस्लिम लॉ का एक और टॉपिक पढ़ा दिया। चूंकि ये बैच फ्री है, ये सीरीज फ्री है, इसके नोट्स एप्लीकेशन पर जाके डाउनलोड कर लो। फिर मिलूंगा, अगले लेक्चर में मिलूंगा, एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा और इस तरीके से पूरे मुस्लिम लॉ को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमेशा ओपन रहता है बेटा। आप उधर सवाल पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो। मेरी जो टीम है वो रिव्यू करती है बच्चों का कोई सवाल तो नहीं आया, क्योंकि मैं मानता हूं यदि पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो दोबारा ना पढ़ना पड़े। मुझसे पढ़ो, फिर किसी और एजुकेटर से पढ़ो, फिर बुक से पढ़ो, छोड़ो ये सब। एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि तैयार हो जाए, नोट्स मेकिंग वगैरह करो, डाउट अपने दूर करो, रट्टा मारो और वो टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारा आशीर्वाद आपको, फिर मिलेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।